नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं DRDO MTS के मॉक टेस्ट के बारे में। आप सभी को बता दूं, जो स्टूडेंट DRDO MTS की तैयारी कर रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास है। जो भी स्टूडेंट DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास है। जो स्टूडेंट SSC CHSL की भी तैयारी कर रहे हैं, जिनका CHSL का एग्ज़ाम है, उसमें भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने DRDO MTS का फॉर्म भरा है और MTS की तैयारी कर रहे हैं कंप्लीटली, वो चाहते हैं MTS में सिलेक्शन लेना, SSC MTS का फॉर्म भरने वाले हैं जब भी न्यू वैकेंसी आएगी, या फिर CHSL का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर रेलवे और रेलवे NTPC ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास खास तौर पर है। खास तौर पर DRDO MTS के स्टूडेंट्स के लिए है। आपको बता दूं, ये मॉक टेस्ट है और इस मॉक टेस्ट के अंदर हम आपको 25 क्वेश्चंस करवाएंगे। डेली यहाँ पर 25 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। डेली 25 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जो कि मॉक टेस्ट के रूप में होते हैं। आपको बता दूं, जो स्टूडेंट DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके के सुपर 1000 क्वेश्चंस की सीरीज, जनरल साइंस और एक मॉक टेस्ट की क्लास यहाँ पर डेली अपलोड की जाती है इस चैनल पर। ओके, तो 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 25 पॉलिटी के, 25 जीके के, 25 ज्योग्राफी के, 25 जनरल साइंस के और मॉक टेस्ट के भी 25 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। लगभग 150 प्लस क्वेश्चन एक दिन में यहाँ पर इस चैनल पर करवाए जाते हैं। इनकी जो PDF है 150 क्वेश्चंस की, डेली आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवाई दी जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो स्टूडेंट DRDO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 1-2 दिन में मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। ओके, तो आपको बता दूं, अगर आप DRDO की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और मॉक टेस्ट देते रहिए। ओके, तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? अगर आप DRDO की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो पुराने स्टूडेंट हैं या जो नए स्टूडेंट हैं वो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? देखिए, प्रोटॉन की बात की गई है, न्यूट्रॉन की बात की गई है और इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। सबसे पहले मैं इनकी खोज के बारे में बता देता हूँ। तो आपको याद करना होगा, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ट का मतलब होता है टॉमसन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन ने। प का मतलब होता है प्रोटॉन और र का मतलब होता है रदरफोर्ड, यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। न का मतलब होता है न्यूट्रॉन, च का मतलब होता है चैडविक, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। चलिए, देखिए, जो प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर एटॉमिक नंबर। किसी भी तत्व का अगर एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर उस तत्व के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, यानी कि प्रोटॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और एटॉमिक नंबर सेम होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इन पर जो प्रोटॉन होता है उस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। यही इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ माइनस चार्ज, माइनस साइन लग जाता है और इतना ही चार्ज होता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस तत्व का सही उत्तर क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई? देखिए, 1936 में बात की गई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। और इसकी स्थापना की गई थी, क्यों की गई थी? क्योंकि जो उग्रवादी दल थे, उग्रवादी लोग थे भारत के अंदर, जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति के बाद जो अंग्रेज थे वो डरे हुए, सहमे हुए थे। उनको लग रहा था कि अब भारत में टिकना हमारे लिए मुश्किल है, तो उन्होंने कांग्रेस का गठन कर दिया।
उनका कहना था कि जो भारतीय लोग हैं, जो उग्रवादी हैं, वो अपनी समस्याओं को कांग्रेस के पास लाएंगे और कांग्रेस का एक व्यक्ति हमारे पास यानी कि अंग्रेजों के पास आएगा, हम उनकी समस्याओं को बातचीत से सॉल्व कर देंगे। इसलिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। लेकिन काफ़ी तौर पर बहुत कुछ बदल गया बाद में जाकर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ के अधिवेशन में हुई थी? तो जो फैजपुर का अधिवेशन हुआ था, कहाँ का अधिवेशन हुआ था? फैजपुर का अधिवेशन हुआ था 1936 में, जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी इन रिलेशन ऑफ जीएसटी? GSTIN इन रिलेशन ऑफ जीएसटी। देखिए जो GSTIN है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? किसके रिलेशन में? जीएसटी के फुल फॉर्म में। देखिए आपने सुना होगा, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं गब्बर सिंह टैक्स। क्या बोलते हैं? गब्बर सिंह टैक्स। मैं किसी की भावनाओं को प्रेरित करने, उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। मेरा मकसद किसी को आहत पहुँचाने का नहीं है। ओके, तो चलिए, जो जीएसटी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जो जीएसटी होता है इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है। लेकिन अगर इसके अंदर IN जुड़ जाता है तो इसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर और जुड़ जाता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU की फुल फॉर्म होती है। ऐसे ही आपसे रैम की फुल फॉर्म पूछ जाती है, तो रीड असेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो रीड ओनली मेमोरी। CD की पूछी जाती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। आपसे लेजर की फुल फॉर्म पूछी जाती है, LASER, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर की फुल फॉर्म होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर? देखिए प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं दाब। क्या बोलते हैं? दाब। और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब की परिभाषा, डेफिनेशन होती है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट क्षेत्रफल पर लगाया गया बल ही क्या कहलाता है? दाब यानी कि प्रेशर कहलाता है। अब यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं तो फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। यानी कि क्या निकली? प्रेशर की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो वैज्ञानिक पास्कल थे, इन्होंने प्रेशर के बारे में बताया था, तो इन्हीं के नाम पर क्या है आपका जो पास्कल है, ये प्रेशर की यानी कि दाब की इकाई रख दी गई। यानी कि जो दाब है इसका SI मात्रक क्या है? पास्कल है। ओम किसका होता है? तो जो प्रतिरोध होता है, क्या होता है? प्रतिरोध जो होता है वो ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। वोल्ट होता है विभवांतर का, वोल्टेज का मात्रक, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। एम्पियर होता है विद्युत धारा करंट I का मात्रक होता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम किला स्थित है। श्रीरंगपट्टनम किला स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, श्रीरंगपट्टनम किला स्थित है। तो जो श्रीरंगपट्टनम किला है ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटका में स्थित है श्रीरंगपट्टनम किला। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जाता है रामेश्वरम मंदिर कहाँ है? रामेश्वरम मंदिर, तो ये भी आपका कहाँ है? तमिलनाडु साइड में है, बिल्कुल तमिलनाडु में जाके है। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो मीनाक्षी टेम्पल है ये कहाँ पर है? तो ये आपका मदुरई में है। कहाँ पर? मदुरई में है मीनाक्षी टेम्पल। आपसे पूछा जा सकता है अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर है अक्षरधाम मंदिर। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कनेक्ट्स सिक्किम विद तिब्बत was closed after the Chinese aggression on India in 1962. What was reopened in 2006 as the government of the two countries decided to enhance their trade through land routes.
जो सिक्किम और तिब्बत से जोड़ता है, जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, यानी कि सिक्किम को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद हो गया था, लेकिन 2006 में फिर से खोल दिया गया। लेकिन दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का फैसला किया। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या हुआ था 1962 के समय, 1962 के समय जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। और इनकी मृत्यु किस में हुई थी, तो जो ताशकंद समझौता था, जो ताशकंद है वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। इनसे पहले कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इनसे पहले प्रधानमंत्री थे। ओके, तो 1962 के समय जब चाइना ने भारत पर अटैक किया था, तो उस समय क्या है, ये बंद था बिल्कुल, और 2006 में फिर से खोल दिया गया था। सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से व्यापार को बढ़ाने का फैसला किया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, नाथुला। क्या है, नाथुला इसका सही उत्तर है। ओके, अब देखिए, जो तिब्बत है, तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। कौन सी, ब्रह्मपुत्र। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जो तिब्बत साइड होती है, वहीं से चाइना की साइड से जो ब्रह्मपुत्र नदी है निकलती है। और ये कहाँ जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान, कोई आवेश नहीं होता, किंतु प्रचक्रण होता है। ऐसा कौन सा न्यूक्लियर कण है जिसके अंदर कोई ना तो कोई द्रव्यमान होता है, ना कोई उस पर चार्ज आवेश होता है, लेकिन प्रचक्रण होता है। तो इसका सही उत्तर है न्यूट्रिनो। क्या है, न्यूट्रिनो होता है। क्या होता है, न्यूट्रिनो। इसका कोई भी मास नहीं होता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रचक्रण फिर भी होता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किसके नाम से जानी गई। देखिए, भारतीयों को एक एक करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, ये क्या है। देखिए, दो रिफॉर्म आए थे, एक था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और एक था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। कौन सा, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था, शायद एक बार चेक करना पड़ेगा, शायद 1919 की बात है। और जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, नहीं, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था 1909 में। शायद एक बार चेक कर लीजिएगा आप। ओके, तो ये तब की बात है, तो 1947 की तो बात ही नहीं बनती। हाँ, जो इटली के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने माउंटेबेटन को जरूर भेजा था, माउंटेबेटन योजना जरूर भेजी थी, और माउंटेबेटन योजना के तहत ही भारत को पाकिस्तान से अलग किया गया था। तो 1947 की बात ही होगी, तो आप अच्छे से क्लियर आंसर लगा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा माउंटेबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 द ऑफिस ऑफ अ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाज ऑक्यूपाइड बाई। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया था। देखिए, जो रॉयल टाइटल एक्ट है 1876 पारित हुआ था, तो उसके दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यालय पर कब्जा कर लिया था। किसने कर लिया था, तो बेंजामिन डिज़रायली ने कर लिया था। बेंजामिन डिज़रायली ने क्या कर लिया था, इस पर जो प्रधानमंत्री हैं उस समय के, उन पर उनके जो कार्यालय है उन पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था 1876 ईस्वी में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। अधिनियम में राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना का प्रावधान है। तो ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 1951 में, यानी कि 1951 में राज्य वित्तीय निगम अधिनियम को पारित किया गया था। राज्य वित्तीय नियमों की स्थापना का प्रावधान 1991 में किया गया था, 1951 में। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखिएगा। 1972 के समय भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन था, पीएम कौन था। 1983 के समय कौन था, 1951 के समय कौन था, और 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ था, तो
जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर लिखिएगा। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। ओके। निम्नलिखित में से किसने भारत में गरीबी और अन्य ब्रिटिश नियम पुस्तक लिखी है? भारत में गरीबी और अन्य ब्रिटिश नियम, यानी कि भारत में जो गरीबी है और अन्य ब्रिटिश नियम है, ये पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी ने ही भारत में क्या किया था? गरीबी और अन्य ब्रिटिश पुस्तक को लिखा था। देखिए दादा भाई जो नेहरू जी हैं, इन्होंने ही भारत की आय का, उस संपूर्ण भारत की जो आय है, इसका आकलन सबसे पहले स्टैटिक्स सांख्यिकी इन्होंने ही दी थी। यानी कि भारत की संपूर्ण कुल कितनी आय है, इसके बारे में जानकारी दादा भाई नेहरू जी ने ही दी थी। तो इकोनॉमिक्स में इनका काफ़ी योगदान यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार भारत के संविधान का एक मूलभूत अधिकार है। भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार और भारत के संविधान का एक मूलभूत अधिकार है। तो ये किसमें बताया गया है? आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 के अंदर बताया गया है भारत के संविधान का एक मूलभूत अधिकार क्या बताया गया है? भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार। ओके। आर्टिकल 19 के अंदर फ्री ऑफ स्पीच, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, बोलने की आज़ादी इसी के आर्टिकल के अंदर दी गई है। आर्टिकल 19 के अंदर बताया गया है कि आपको बोलने की आज़ादी है। ओके। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो मिलिकन ने किया था। वैज्ञानिक मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया था। देखिए आवेश जो होता है इसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू बराबर आई टी होता है, यानी कि क्यू बराबर चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम होता है। करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है और टाइम की सेकंड होती है। तो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो कूलाम का मात्रक क्या है? तो एम्पियर सेकंड कूलाम का मात्रक है। ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1940 में कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित किया गया था। 1940 में इसका सदस्य नहीं था। देखिए जब कैबिनेट मिशन गठित किया गया था 1940 में, जब कैबिनेट मिशन आया था भारत के अंदर, कैबिनेट मिशन जब 1946 के समय भारत में आया था, आफ्टर क्रिप्स मिशन के बाद, क्रिप्स मिशन के बाद ये आया था, क्योंकि भारत में चल रहे भारत छोड़ो आंदोलन का ये प्रभाव देखने को मिला था। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन आया। तो इसके 3 मुख्य सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टैफर्ड क्रिप्स। यानी कि पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स, ये 3 मुख्य सदस्य थे। जो लॉर्ड एमरी था ये इसका सदस्य नहीं था। जी हाँ, लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। तो लॉर्ड एमरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी की बाब, द क्वींस स्टेप बॉल विच इज इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज लोकेटेड इन। जो रानी की बाब है, जो रानी की बाब है, द क्वींस स्टेप बॉल है, ये यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित की गई। ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात में। जो रानी की बाब है, क्वींस स्टेपबेल है, ये गुजरात में स्थित है। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज विश्व विरासत की लिस्ट में, सूची में डाला गया है और ये कहाँ पर है? गुजरात में। अच्छा, गुजरात के सीएम कौन है इस समय? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। सीएम और जो राज्यपाल हैं वो कौन हैं? ओके, एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ओके, तो आंसर लिखिएगा। एलजी नहीं होते, सॉरी, गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसके लेखक कौन है? इन्होंने स्वयं आत्मकथा। देखिए बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में अंतर होता है। जो बायोग्राफी होती है हम किसी के ऊपर जीवन की लिखते हैं, जैसे बायोग्राफी लिख दी जाती है। जैसे हम हिंदी की बुक पढ़ते हैं 10th क्लास में, 9th क्लास में, तो जीवन परिचय जो मिलता है, बायोग्राफी मिलती है, वो बायोग्राफी होती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर ही अपनी ही जीवनी को लिखा हो, स्वयं की जीवनी को लिखा हो, स्वयं की बायोग्राफी को लिखा हो, तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। तो प्लेइंग इट माई वे ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है
सचिन तेंदुलेकर, सचिन रमेश तेंदुलेकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलेकर ने लिखी है। इनके नाम क्या है? 100 शतक लगाए थे इन्होंने, टेस्ट और वनडे और 20 क्रिकेट सीरीज़ को मिलाकर 100 शतक लगाने वाले। अब इनके बारे में तो सबको ही पता है, मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2019 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड एथिक्स अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, डीके जैन। जो डीके जैन है, इनको मार्च 2019 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एथिक्स अधिकारी के रूप में क्या किया गया? नियुक्त किया गया। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हॉर्बर वेब? कौन सा जापानी शब्द है जिसका अर्थ क्या है? हॉर्बर वेब। तो जो सुनामी है इसका अर्थ क्या है? हॉर्बर वेब। जो सुनामी होती है, एक तरीके से टोर्नाडो होते हैं, टोर्नाडो अलग शब्द है, सुनामी अलग शब्द होते हैं। तो ये जापानी शब्द है। इसमें क्या है आपको पता है सुनामी के बारे में क्या बताऊँ मैं? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? कॉपर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कौन सी क्रियाशील है सबसे ज़्यादा? देखिए, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम Ca इसका रासायनिक सूत्र है, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 20 होता है। ओके, इसका जो 2 8 8 2 ये इसका क्या होता है? ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। अच्छा, CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूने का सूत्र है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रासायनिक यौगिक निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो जो अमोनिया होता है इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है NH3। और जो पारा होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है Hg। पारा 80 इसका शायद एटॉमिक नंबर होता है 80 पारा। एक बार चेक करना पड़ेगा इसका, 80 या 79 या 81 कुछ ऐसा ही होता है। ओके, 1-2 नंबर ऊपर नीचे या फिर यही होगा। तो जो अमोनिया होता है ये क्या होता है? रासायनिक यौगिक है इनमें से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? जो भारत के गवर्नर जनरल है, इनको किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका सही उत्तर है 1786 अमेंडमेंट एक्ट, जो 1786 में 1786 में जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, संशोधन हुआ था इस कानून में, तो भारत के गवर्नर जनरल को इस एक्ट के तहत क्या मिला था? समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी अ की पार्ट ऑफ द वाल्मीकि रामायण इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट? जो पंचवटी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तो सभी को पता होगा पंचवटी के बारे में, महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए, अयोध्या कहाँ है? अयोध्या है यूपी में। अब भगवान राम को, अब ये मान लीजिए इस तरीके से, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, वैसे बनेगा नहीं मेरे से। ये भारत है मान लीजिए। ओके, अब यूपी यहाँ पर है। ओके, जो रामेश्वरम है ये इस जगह पे है, इस जगह पे रामेश्वरम है। ओके, तो जब भगवान राम चले होंगे तो कहाँ चले होंगे? यूपी से मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से तमिलनाडु, तब जाकर रामेश्वरम पहुँचे होंगे, आंध्र प्रदेश वगैरह को छोड़ के। ओके, तो एक बात बताइए, ऊपर वाला तो कोई हो ही नहीं सकता, इधर वाला कोई हो नहीं सकता, इधर वाला कोई हो नहीं सकता, तो कहाँ होगा? नीचे ही होगा। तो मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ऑप्शन भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मध्य प्रदेश